पूरे उत्तर भारत में बाढ़ आई हुई है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है चाहे बिहार है, हर एरिया में बाढ़ आई हुई है और काफी ज्यादा भीषण बाढ़ आई है, जिसको बोलते हैं काफी ज्यादा बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हो रहा है। तो इसमें क्या है, और ये पिछले हम कई सालों में देखेंगे, सितंबर का महीना आ गया है, अब मानसून लौट जाता है तो ये माना जाता है कि अभी बाढ़ का समय नहीं है, तब भी बाढ़ आई हुई है। तो हम आज इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे, क्या ये जलवायु परिवर्तन की वजह से है, या फिर पश्चिम विक्षोभ की वजह से है, या फिर मानसून की वजह से, या ला नीना की वजह से, या कोई और अन्य कारण है। तो क्या इसका रीजन है उसको डिटेल में जानेंगे, और इससे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में प्रीलिम्स और मेंस में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उस पर आप कैसे ज्यादा अच्छा आंसर लिख सकते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। ये देखिए पंजाब का रीजन है जहां पर यह माना जाता है सामान्यतः बाढ़ नहीं आती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, जब ज्योग्राफी पढ़ते तो वहां पर उन एरिया में ज्यादा बाढ़ की समस्या बताई जाती है जो एरिया फ्लड प्रोन है, यानी कि जो जहां पर बाढ़ के एरिया, और बाढ़ के एरिया वो है जहां नदियां गुजरती है उनके आसपास के एरिया, जो कि बेसिन के आसपास के हैं या फिर समुद्र के आसपास के, वहां पर बाढ़ का बताया गया है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरे पंजाब में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। तो इसको हम देखते हैं ये क्या है। इसमें ना देखो दो चीजें सबसे मेन आपको दिखाई देंगी, इसको आप दो फैक्टर सबसे मेन है, बार बार आप देखेंगे। तो एक तो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिम विक्षोभ। हम जानेंगे पश्चिम विक्षोभ क्या है। एक है मानसून लो प्रेशर सिस्टम, मानसून जो कि देश में चल रहा है। इसके अलावा ला नीना करके भी है, ला नीना है, ये भी हम पढ़ेंगे। ये तीनों फैक्टर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसी वजह से इतनी तेज बाढ़ आई हुई है, और अभी आने वाले कुछ दिनों में और ज्यादा बाढ़ का अनुमान लगाया गया है, चाहे वो हिमाचल में देख लो या कहीं भी देख लो। तो ये देखिए यहां पर अगर हम देखते हैं, ये है मानसून का एरिया, यहां पर मानसून है। इन एरिया को संसार का अगर मैप देखेंगे तो इन एरिया को ये माना जाता है यहां पर मानसून का एरिया है, मानसून हवाएं चलती है, ये है। यहां पर हमारा भारत है, और जो भारत है ना, यहाँ पर इस समय क्या रहता है, समुद्र में इधर से ना ऐसे हवाएं चलती हैं ऐसे, क्योंकि समुद्र का पानी क्या रहता है, सतह ज्यादा गर्म हो जाती है समुद्र के, इसलिए क्या रहता है जब ज्यादा गर्म होती है तो गर्म हवा ऊपर उठती है। तो जब ऊपर उठती है तो उसका स्थान लेने के लिए समुद्र की तरफ से हवाएं चलती हैं, और जब वो हवाएं चलती है तो वो ना इस तरह का ऐसे आकार बनाते हुए भारत में आती है, ऐसे आकार बनाते हुए ऐसे आती है। तो इनको बोलते हैं मानसून, ये मानसून हवाएं चलती है, ये बोला जाता है। अब इसी के साथ एक तो ये है कि भाई मानसून आता है, ये सबको पता है, इसके साथ ना कुछ हवाएं यहां से भी चलती हैं। ये है भूमध्य सागर के आसपास का ये एरिया, इसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी। यहां से ना ऐसे 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 हवाएं चलती है जो कि उत्तर भारत में आती है, मध्य भारत में नहीं, उत्तर भारत में आती है, जिसमें मध्य प्रदेश से ऊपर का एरिया है, जिसमें कि पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार तक का एरिया है। इवन पश्चिम बंगाल तक भी हल्का सा एरिया माना जाता है, पर ये माना जाता है बिहार तक का एरिया है। तो यहाँ से ना इसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी पश्चिम विक्षोभ ये रहता है। यहाँ से क्या रहेगा ना, ये सर्दियों के आसपास आती है। ये हवाएं क्या रहती है अपने साथ, जो भूमध्य सागर है ना, इसके अपने साथ इसकी वाष्प लेकर आती है, ये माना जाता है। और ये वाष्प लेकर आएंगे तो यानी एक तो इनके साथ पानी आ रहा है, दूसरा जो समुद्र की तरफ से चल रही है, इसको बोलते हैं ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिम विक्षोभ, क्योंकि पश्चिम की तरफ से भारत में आ रहा है इसलिए माना गया। और जो मानसून है ये ऐसे आ रहा है क्योंकि समुद्र के ऊपर से ये हवाएं आ रही हैं, तो इसलिए क्या हो गया, अपने साथ ये भी पानी लेकर आ रही है, यानी पानी समुद्र की तरफ से आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है पश्चिम की तरफ से, दो जगह से भारत में पानी आ रहा है और पानी आ रहा है। इसके अलावा एक घटना और हो गई है इस बार, इस घटना को बोलते हैं, वैसे हर कई साल में होते हैं, जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर अगर आपने छोटी क्लास में देखा होगा तो यहाँ क्या है, ये है बर्फ का एरिया जिसको हम एंटार्क्टिका बोलते हैं। यहाँ से ना समुद्र में ना ऐसे चलती है, ऐसे चलती हैं हवाएं चलती है। तो जो ये है ना, यहाँ पर क्योंकि बर्फ के आसपास के एरिया से आती है, तो ये यहाँ पर क्या होता है, ठंडी होती है। ये जब बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, समुद्र में ना ऐसे भी हवाएं चलती रहती हैं, तो इसका प्रभाव ऐसा पड़ता है क्योंकि पृथ्वी तो गोल है और गोल है, तो ये ना यहाँ इसके आसपास का एरिया, यहाँ पर अगर ठंडा है तो इसका अपोजिट क्या रहेगा, इसका अपोजिट यहाँ पर घटना शुरू हो जाएगा, यहाँ का गर्म होना शुरू हो जाएगा।
इसको बोलते हैं सदर्न ऑक्सीलेशन, यानी दक्षिणी दोलन। ये करके एक वैज्ञानिक घटना है, उसका सिंपल ये है कि यहाँ पर पानी अगर ठंडा होगा समुद्र का तो यहाँ पर गर्म होगा, और गर्म पानी क्या रहता है, गर्म पानी ऊपर उठेगा, और ये पानी जब ऊपर उठेगा तो क्या रहता है, इधर से ही अगर हम यहाँ पर ये एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया उसमें आता है जो गर्म वाले में, ये सारा का सारा आ जाएगा इतना। इधर से हम मानसून हवाएं चल रही है, इधर से वो गर्म पानी है, यानी मानसून हवाओं के साथ तो पानी आ ही रहा है, साथ में जो गर्म पानी, क्योंकि समुद्र का एरिया गर्म होगा तो गर्म होता है, तो गर्म एरिया होगा तो उस एरिया से भाप ऊपर उठेंगे, भाप ऊपर उठेंगे मानसून के साथ ये मिल जाएंगे, यानी ये दोनों मिल गए। अब दोनों मिल गए तो मानसून का क्या होगा, मानसून के साथ और ज्यादा पानी आ गया, और पानी आ गया, तो यानी कि मानसून के साथ और पानी आ गया। पहली चीज मानसून का पानी, दूसरी चीज ये है पश्चिम विक्षोभ का पानी, तीसरी इसके साथ साथ हो गया ये यहाँ का पानी, यानी कि इसको बोलते हैं ला नीना। ये घटना है, इसकी वजह से भी पानी की मात्रा बढ़ जाती है। जब इतना सारा पानी एक जगह आएगा और वो क्या होगा, पहाड़, अब वो पानी आएगा तो वो पानी आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि हिमालय पर्वत है, इधर हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत क्या करेगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से पानी आ रहा है, ऐसे 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 करके, और इधर से भी पानी आ रहा है। हिमालय पर्वत ना एक दीवार का काम करेगा, और दीवार से जब पानी टकराएगा तो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, इसलिए आप देख रहे हैं पानी बहुत ज्यादा बरस रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं ना कि कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है, तो ये समस्या इस वजह से हो रही है। और जिसमें ये तीन फैक्टर काम करते हैं, इन्हीं तीन वजह से इस बार बाढ़ आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, और हर जगह अलार्म बज रहे हैं। इन तीन घटनाओं में और ज्यादा बाढ़ की जो गंभीरता उसको और बढ़ा देते हैं कुछ मानवीय कारण। हम उनके बारे में वन बाय वन बात करेंगे। देखिए, ये हमने जो बताया था ना, ये यहाँ की घटना बताई, ये कुछ ऐसा है। अगर हम इस मैप को, ये वाला एरिया है ना, इस वाले एरिया को अगर हम डिटेल में देखें ना, तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप देखना चाहें इस वाले एरिया को आप आपस में जोड़कर देखेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, आप देख सकते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो। ये हमने देखा था दक्षिण अमेरिका, ये है उत्तर अमेरिका, जो कि पिछले मैप में हमने यहाँ पर देखा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ये है चाइना, ये है ऑस्ट्रेलिया, इधर है भारत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यहाँ चाइना है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, इधर भारत है। तो ये है ना, यहाँ गर्म हो रहा है और यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ठंडा है। ये रीजन है। एक तो कारण हमने ये बताया था। और जब गर्म हो रहा है तो यहाँ से पानी ऊपर उठ रहा है, ये मानसून के साथ मिल जा रहा है। दूसरा क्या है, ये मानसून का है कि मानसून ना सीधे नहीं आता। ये मानसून का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, उसका मैप है, ये इस बार का है। ये देखिए, मानसून की हवाएं कभी भी ऐसे ऐसे चलेंगे। यहाँ पर हिमालय पर्वत है, उससे टकराकर बारिश कर रही है। इसके साथ ये आगे ना, इधर का जो गर्म एरिया है वहां से भी हवाएं उठ रही है। इसके बाद ये हमने पश्चिम वाला दिखाया था, यहाँ से पश्चिम से जो हवाएं आ रही है, ये भी भारत में बारिश का कारण बन रही है। इसलिए भारत में ज्यादा पानी ऊपर से गिर रहा है और ज्यादा बारिश हो रही है। ये हमने अभी तक देखा। देखिए, यहाँ पर क्या है, भारत में जो बारिश होती है ना, जो नेशनल फ्लड कमीशन है, ये मानता है कि भारत का 12% के आसपास एरिया यानी भूभाग ऐसा है जो बारिश, जहां पर बारिश की संभावना बनी रहती है, जिसको बोलते हैं फ्लड प्रोन एरिया। यानी 12% अच्छा खासा हो जाता है। देश का टोटल हिस्से का 12% भाग ऐसा है। यानी अगर इतना हिस्सा ऐसा है तो हमें हर साल उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। और होता क्या है, आप अपने आसपास देख लो ना, मैक्सिमम जगह पानी भरा मिलेगा। और ये रहता है, फ्लड आर मोस्ट फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया अकॉर्डिंगली फॉर नियरली 40% ऑफ ऑल नेचुरल डिजास्टर। यानी भारत में जितने भी पर्यावरणीय घटनाएं होती हैं, जो चरम घटनाएं होती है, जैसे बाढ़ होगी, सूखा पड़ गया, इसके अलावा ओले गिर गए, ओलावृष्टि बोलते हैं ना, इसके अलावा जैसे भूकंप आ गया, अर्थक्वेक, उनमें से सबसे ज्यादा में से एक ये मानी जाती है 40%। यानी जितनी भी घटनाएं होती है उनका 40% हिस्सा बाढ़ लेती है, ये माना जाता है। इससे मानव के साथ साथ प्राकृतिक हर तरह की हानि होती है, यानी पेड़ वगैरह टूट जाते हैं, ये रहता है। यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि जो बाढ़ वाला एरिया है इंडिया में,
इसके क्या कारण है? इसके ना दो तरह के मेन कारण है। एक तो प्राकृतिक कारण जिनमें से एक हमने अभी पढ़ा, बाकी और भी पढ़ेंगे। इसके अलावा है मानवीय कारण, कुछ व्यक्तियों की वजह से भी बाढ़ आती है। व्यक्तियों की वजह से क्या आती है वो हम आगे देखेंगे। पर्यावरणीय कारण में हम देखते हैं हैवी मानसून, यानी कि मानसून की वजह से, ये हम देख चुके हैं। ये गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्या है? तो देखिए इस मैप को हम देखेंगे ना, ये नदियां हैं, ये है गंगा नदी, ये है, ये जो लाल वाला एरिया है ना, ये ऐसा एरिया है जहां पर ये माना जाता है यहाँ पर बाढ़ की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ये समुद्र के आसपास का एरिया, यहाँ पर बाढ़, ये इधर है, ये वाला एरिया, ये यहाँ का एरिया है। ये देखो पंजाब सारा नहीं है, कुछ कुछ एरिया है पंजाब का, तो ये एरिया है। यहाँ पर क्या रहेगा, अधिकतर नदियां इधर जाती है तो अपने साथ भारी मात्रा में पानी लेकर आते, उस वजह से बाढ़ आती है, ये माना गया है। तो पहला है मानसून का कारण, हैवी मानसून, ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन यानी उनके आसपास का एरिया। दूसरा टोपोग्राफी का मतलब होता है कि जहां पर ऊपर से नीचे झुकाव ज्यादा है, यानी कि वहां पर क्या होता है ना, एक तो होता है ऊपर वाले एरिया में तो बाढ़ नहीं आएगी भारत में, जहां पर क्या है, जो नीचे वाले एरिया में है, ये दिया है ना फ्लड प्लेन ऑफ बिहार, यानी कि सारा ऊपर का पानी, जैसे कि पहाड़ों का, उत्तराखंड का, हिमाचल का, हरियाणा का, पंजाब का, वेस्ट यूपी का सारा पानी कहाँ समुद्र में जाएगा, ईस्ट यूपी और बिहार से, वहां से जाएगा समुद्र में, और बंगाल से और असम से। तो यहाँ पर इस वजह से भी बाढ़ आती है, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में पानी कुछ एरिया से नीचे जाएगा, तो एक ये रीजन होता है। इसके अलावा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जैसे हिमालय में, जैसे उत्तरकाशी में हुआ था। कई बार ऐसा होता है कि जो एक जगह बारिश हो गई, पहाड़ पर बारिश होगी, जैसे ये पहाड़ है ना, तो पहाड़ के इस वाले हिस्से में बारिश हो जाती है, पीछे वाले हिस्से में, ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर बारिश होगी, यहाँ पता नहीं लगा लोगों को, बारिश हो गई, यहाँ पर झील है, झील में एकदम ज्यादा बारिश हो गई। अब ये क्या होगा, झील का किनारा टूट गया, और किनारा टूट गया, आगे वाला एरिया सारे के सारे अपने साथ बाढ़ में बहा कर ले गया। केदारनाथ में भी ऐसी बाढ़ आई थी, ये है। इसके अलावा साइक्लोन है। साइक्लोन का क्या रहेगा, जो साइक्लोन पूरे भारत में नहीं रहेगा, जो समुद्र के आसपास के एरिया है ना, यहाँ पर चक्रवात बनते हैं, जिन वजह से बाढ़ आती है, ये है। ये मेन प्राकृतिक कारण जिन वजह से बाढ़ आ सकते हैं, इन पर मानव का कंट्रोल नहीं रहता है। इसके अलावा व्यक्ति भी जिम्मेदार है बाढ़ के लिए। व्यक्ति कैसे रहेगा, ये है एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि मानवीय कारण। इसमें क्या है, डिफोरेस्टेशन। देखो ना, हिमाचल में, उत्तराखंड में और बाकी जो पहाड़ी एरिया है, वहां पर क्या हो रहा है, पेड़ों की कटाई जा रही है, और कैसे पेड़ लगा दिए, जो उनको पसंद आ रहे हैं वो पेड़ लगा दिए। तो क्या होगा, जो गहरे तक जो जड़ जमाते हैं, जो वहां के प्राकृतिक पेड़ हैं, वो उखाड़ दिए। तो इस वजह से भी क्या रहता है, जब ऊपर से पानी गिरता है तो वो क्या रहेगा, वहां पर जो दूसरे टाइप के पेड़ हैं, जो हल्के वाले लगा दे, उनको अपने साथ बहा ले जाएगा, जो कि जो प्राकृतिक रूप से वहां उगे थे ना, वो उस पानी का प्रेशर कम कर देते, जिससे बाढ़ का प्रेशर कम हो जाता था, ये है। और जहां पर बिल्कुल ही खत्म कर दे, वहां तो बाढ़ आनी है, क्योंकि पानी का बहाव रुकेगा ही नहीं। इसके अलावा अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, यहाँ क्या रहता है, ये रहेगा जो नेचुरल जो ड्रेनेज है, यहाँ पर क्या रहेगा ना, इसको क्या कर देंगे, उनको कंक्रीट से पाट देते हैं, कंक्रीटाइजेशन यहाँ पर। यानी कि जैसे आपने देखा है ना, शहरों में क्या किया, रोड बना दिए, सब कुछ, सीवर बना दिए, पर सीवर के अंदर से सफाई नहीं हो रही, बस वहां से क्या होगा। और जब सब जगह कंक्रीट की आपने चद्दर बिछा दी पूरे शहर में, आसमान से जो पानी गिरता है, यानी कि जो बारिश होती है, जब बारिश होगी वो जमीन के अंदर ही नहीं जाएगा, तो बाहर ही जाएगा ना, शहर के अंदर ही घुसेगा। तो ये भी एक रीजन है। चेन्नई में बाढ़ आई थी, जैसे इससे बेंगलुरु में भी आई थी। इसके अलावा है इनक्रोचमेंट ऑन फ्लड प्लेन, यानी कि जो बाढ़ का एरिया है, जो नदियों के किनारे का एरिया, जैसे ये नदी है ना, इसके आसपास का एरिया, इसको बोलते हैं फ्लड प्लेन। ये बाढ़ का, डूब का क्षेत्र भी बोला जाता है। तो उस एरिया में लोग जाकर बसने शुरू कर देते हैं, घर बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि यमुना के आसपास के एरिया में बना देते हैं, गंगा के आसपास के एरिया में बना रखे हैं। तो वहां क्या रहेगा, जब घर बन जाएंगे तो अरे घर में तो पानी घुसेगा ही घुसेगा ना, और वहां अच्छा खासा नुकसान करता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक कानून तो बने हैं, पर उनका बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया जा रहा है, ये है। इसके अलावा है डैम मिसमैनेजमेंट। कई बार क्या रहता है, डैम का ठीक तरीके से, बांध का ठीक तरीके से रख रखाव नहीं किया जाता, वो बांध टूट जाता है। केरल में 2018 में इस वजह से बाढ़ आई थी।
जैसे अभी भी देखेंगे ना, आज सुबह की न्यूज है, जो भाखड़ा बांध है हिमाचल प्रदेश में, उसमें भी हल्की सी ये बताया गया कि हल्की सी दरारें आई थी, जिस वजह से क्या हुआ, जिस वजह से सतलुज नदी में पानी छोड़ दिया गया। ये है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, अगर उसका अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे, यानी कि मान लो वो पानी नहीं छोड़ते तो हो सकता है वो टूट जाता, तो सेम यहाँ पर रहेगा कि सडन रिलीज एकदम पानी छोड़ दिया जाता है, उसको मिसमैनेजमेंट कर देते, ज्यादा मात्रा में छोड़ दिया या बांध टूट गया, ये भी रहता है। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ये तो है ही। क्या होता है, मानवीय कारणों से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इसको बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा CO2 छोड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसी चीज गैसेज रिलीज कर रहे हैं, जैसे मीथेन है, जो कि भूमंडलीय जो भूमंडलीय तापन में योगदान देती हैं। ये भी एक रीजन बन जाता है जिससे कि एकदम समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। इसके अलावा इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो रही है कि जलवायु में सर्दियों में गर्मी हो रही है, गर्मी में सर्दी हो रही है। ऐसा अभी भी तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी तो है ना, अभी बाढ़ आने का, कि सितंबर में आप देखें, सितंबर में नॉर्मली ये माना जाता है मानसून लौट जाता है, पर यहाँ तो हम देख रहे हैं मानसून अभी लौटा नहीं है, अभी तो यहीं पर रुका हुआ है। इसमें एक कारण मानवीय है, ये भी है कि जलवायु परिवर्तन। अब इसके प्रभाव क्या हो गए, इसके कारण क्या है, ये कारण तो हमने देख लिए हैं, अब ये रहेगा इसके प्रभाव क्या रहते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा मानवीय कोस्ट, यानी मानव जैसे डेथ हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, हर साल लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं। इसके अलावा काफी ज्यादा जान मान की हानि होती है, इकोनॉमिक डैमेज होता है, आर्थिक नुकसान होता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जो पशुधन है, पशु बाढ़ के पानी के साथ बह जाते हैं। अभी आप देखेंगे ना, जैसे न्यूज थी कि भाई ये जो यमुना के किनारे है, जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में क्या होगा ना, जो गायें थी गौशाला की 400 के आसपास गायें थी, वो वहां पर छोड़ी गई हैं, जो बैरिकेड बनाए गए तो वहां छोड़ी गई हैं। तो अगर मान लो ज्यादा तेज हो गया, पानी ज्यादा आ गया तो क्या होगा, बह जाएंगे, ऐसा काफी रहता है। इसके अलावा जो घर होते हैं, घर गिर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होता है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जैसे कि पुल है, पुल गिर गया, हमने वीडियो में देखा ना, घर गिर जाते हैं तो पुल भी गिर जाते हैं, ज्यादा पानी आएगा तो पानी अपने साथ पुल बहा कर ले गया, सरकार का सारा पैसा बर्बाद हो गया। इसके अलावा क्या रहेगा, हेल्थ के इशू होते हैं, पानी से जुड़ी हुई बीमारियां शुरू हो जाती है, कोलेरा हो जाती है, डायरिया हो जाती है, दस्त वगैरह लग जाते हैं, मलेरिया हो जाती है, डेंगू जैसी बीमारियां फैल जाती है, जिससे क्या रहता है, इससे स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश में पहले कमजोर है, उसके ऊपर और ज्यादा बोझ पड़ जाता है, और खुद की भी हेल्थ काफी नुकसान में चली जाती है। आप अभी देखना, इस टाइम पर मैक्सिमम लोग बीमार पड़ रहे हैं, कोई किसी को पेट की बीमारियां हो रही है, किसी को कोई और बीमारियां हो रही हैं। तो ये एक रीजन ये भी है इसके, क्योंकि पानी क्या हो रहा है, फ्लड में पानी इतना ज्यादा ऐसा आ रहा है, नदियों में पानी वही सप्लाई में आ रहा है, घरों में पानी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलावट हो जा रही है, इस वजह से बीमार भी पड़ रहे हैं, कि ये भी कारण हो रहा है। अगला है इन्वायरमेंटल डैमेज, जलवायु जो पर्यावरणीय है उसको नुकसान होता है, सोयल डिग्रेडेशन हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का नुकसान हो जाता है। अगर जहां पर बाढ़ आती है, अगर वहां पर वन एरिया है तो खूब सारे जीव जंतु मर जाते हैं, पेड़ पौधे टूट जाते हैं, इनको नुकसान हो जाता है। अगला है सरकार के साथ चैलेंज हो जाता है। सरकार को क्या करना होता है, सरकार राहत पैकेज घोषित करती है, करोड़ों के हजारों करोड़ की घोषणा करनी पड़ती है, प्रशासन के ऊपर दबाव पड़ जाता है, क्योंकि बाकी काम की बजाय प्रशासन कहाँ लग जाता है, लोगों के बचाव राहत कार्यों में लग जाता है, सारे काम छोड़ छाड़ कर। तो ये सारे के सारे ना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं देश के GDP को, देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि इंडिया में तो पहले बताया गया है कि 12% इंडिया में हम ऊपर देख रहे थे ना कि 12% के आसपास ऐसे एरिया है जो कि फ्लड प्रोन है, जो कि बाढ़ से प्रभावित संभावित एरिया है। इससे फिर उपाय क्या किया जा सकता है, देखिए सरकार ने कुछ उपाय कर रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये उपाय करके सरकार ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना रखी है, ये गाइडलाइंस जारी करती है कि बाढ़ के समय कैसे पहले प्रिपेयर रहा जाए। जैसे ऊंच स्थानों पर चले जाइए आप, जो पानी है जो सप्लाई का आता है उसको कम से कम यूज कीजिए, तो ये है पानी उबाल कर पीजिए, ये सारे गाइडलाइंस जारी करती है। फ्लड की फोरकास्टिंग होती है, अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए है सेंट्रल वाटर कमीशन बना रखा है, जो करता है कि बाढ़ कहाँ पर
कब आ सकती है, इसका अनुमान लगाकर फोरकास्ट करता है। डैम सेफ्टी एक्ट हमने देखा ना, पहले बांध टूट गया था केरला में 2018 में, तो 2021 में ये बनाया था सेफ्टी एक्ट। इसके अलावा नेशनल फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम बना रखा है। इसके अलावा क्या है, रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बना रखा है, जिसमें नमामि गंगे है। इसमें नदियां जोड़ी गई है। नमामि गंगे में कोशिश की जा रही है कि जहां नदियों में ज्यादा पानी, वहां से जिन नदियों में कम पानी है उनको जोड़ दिया जाए, ताकि ज्यादा पानी, जब ज्यादा पानी हो जाए तो उन नदियों में छोड़ा जा सके जिन नदियों में कम पानी है। और ये करके पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाने की कोशिश की गई है। आगे हम क्या कर सकते हैं, इतना होते हुए भी बाढ़ आ रही है, तो आगे क्या कर सकते हैं कि इन चीजों से बचाव हो जाए। आगे हम कर सकते हैं कि स्ट्रक्चरल मेजर कर सकते हैं, जैसे हम जो बांध है इसके, ये इनको अच्छे से कर सकते हैं। जो तटबंध है, जैसे नदी है ना, नदी है, ये नदी के जो, क्योंकि ऊपर देखेंगे ना, नीचे तो ज्यादा पानी होता है, ऊपर ना ऐसे ऐसे होते हैं, इनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। तो यहाँ पर ना छोटे छोटे, इसको बोलते हैं तटबंध बना दिए जाए, छोटे छोटे डैम टाइप के छोटे छोटे बना देते हैं, वो बना दिया जाए ताकि एकदम बहुत ज्यादा पानी ना आए। इसके अलावा डैम को अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा क्या रहता है, जो नदियां है ना, नदियों की सफाई अच्छे से की जा सकती है, उनका तलछट वगैरह हटा दिया जाता है। आप देखना नदियों, इसके अलावा जो नदियों के किनारे का जो एरिया है ना, वहां पर आप इस तरह के काम कर सकते हैं कि जो लैंड का है ना, उसको अच्छे से रेगुलेट किया जाए। जो भूमि, जिसको बोलते हैं भूमाफिया, बिल्डर क्या करते हैं, वहां मकान बनाकर, अरे बड़ा अच्छा आपको रिवर व्यू मिलेगा, रिवर व्यू के चक्कर में पता लगा रिवर में बह गया पूरा व्यू और पूरा का पूरा घर। तो वहां पर रेगुलेट किया जा सकता है, उसको अच्छे से रेगुलेट किया जाए और ऐसे करके घर न बनाने दिया जाए। इसके अलावा क्या रहेगा, एआई का यूज कर सकते हैं, डॉपलर रेडार का यूज कर सकते हैं, ताकि समय से पहले पर्यावरण के बारे में चेतावनी दी जा सके कि किन किन एरिया में बाढ़ आ सकती है, वहां से बचाव किया जा सके। समुदाय लोगों को है ना, इसके बारे में पहले से प्रिपेयर किया जा सकता है। ये करें, इसके लिए क्या किया जाएगा, मॉक ड्रिल वगैरह चलाई जा सकती है। सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग किया जाए, स्पंज सिटी, यानी कि ऐसा नहीं है कि पता लगा पूरी की पूरी कंक्रीट बिछा दिया सारी गलियां, अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, पर ऊपर से जब पानी गिरेगा तब क्या अच्छा लगेगा, घर के अंदर जाएगा तब अच्छा लगेगा। यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये रहेगा कि शहर ऐसे बनाए जहां पर स्पंज होता है, यानी ऊपर का पानी गिरे तो उसको सोख ले, जैसे कि पार्क वगैरह बनाए जाते हैं वहां पर, या फिर पानी ऐसा किया जाए जहां पर जमीन के अंदर भी चला जाए, इस तरह का सिस्टम बनाना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और जो वेटलैंड है इसको सही से वो करना, सही से इसका पुनरुद्धार करना। वेटलैंड होता है समुद्र के आसपास के एरिया में, यानी कि वेटलैंड क्यों, क्योंकि हमने देखा ना बाढ़ यहाँ नहीं आते, समुद्र के आसपास के एरिया में भी आती है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, जो यहाँ के समुद्र के आसपास के जो पेड़ होते हैं, जो जंगल होते हैं, उनको बोलते हैं वेटलैंड, दलदली भूमि में पाए जाते हैं, ये इनमें मैंग्रोव वन होते हैं। तो उन एरिया में क्या किया जा सकता है, उनको बहुत अच्छे से फिर से वो किया जाए, यानी कि वहाँ लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए उनको तोड़ देते हैं, बोलते हैं कि बीच व्यू मिलेगा, इसलिए। और अंदर के एरिया में क्या रहेगा, अंदर के एरिया में जो वर्षा का जल होता है ना, उसका संचयन किया जा सकता है, वो ये किया कर सकते हैं। इकोसिस्टम बेस्ड सॉल्यूशन में एफोरेस्टेशन, दोबारा से पेड़ लगाना। और इसके अलावा क्या होना है ना, जैसे कि सरकार ने चला रखी है कि जो है तालाबों को लेकर योजनाएं चला रखी है कि तालाबों का पुनरुद्धार करना। तो इस तरह की चीजें चलाकर और इस तरह के काम करके जो तालाब है, जैसे गांव में तालाब है तो उनको ऐसा नहीं है इनक्रोचमेंट करके पूरा तालाब घेर लिया, तालाब ही नहीं पता है। दिल्ली में जगह जगह झीलें थी, झीलें ही खत्म कर दिया। आज देख लो कहाँ है, हर गली में झील बनी हुई है जब बारिश होती है। तो सेम हर एक शहर में, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, पटना देख लो, बेंगलोर देख लो, मुंबई देख लो, इलाहाबाद देख लो, कहीं देख लो आप, हर जगह यही हाल है। इसके अलावा क्या रहेगा, इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट है। यहाँ क्या रहेगा, कोऑपरेशन अमोंग रेफरेंस स्टेट, अलग अलग जो राज्य हैं उनके साथ सहयोग बढ़ाया जा सकता है। क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जिसमें स्मार्ट सिटी मिशन है, जैसे अमृत है, इन योजनाओं के तहत सरकार ने चला रखा है ना स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत, इनके तहत ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए जहां पर बाढ़ का प्रभाव कम से कम हो, यानी कि ऊंचे मकान बनाए जाए, मकान थोड़े ऊंचे पर बनाए जाए, जो ड्रेनेज सिस्टम है प्रॉपर हो, जो ऊपर से जो पानी गिरता है तो उसका प्रॉपर उसका रहे कि जैसे उसका संचयन हो, उसको रिसाइकल किया जाए। ये सारी की सारी चीजें जब इफेक्टिवली करेंगे ना, तो उससे क्या रहेगा, बाढ़ जैसी समस्या से
हम बच सकते हैं। देश आजाद हुए इतने साल हो गए, अब भी हर साल कहीं ना कहीं बाढ़ आती रहती है, काफी बड़ा चैलेंज है। इसके बाद आप एक स्मार्ट सा कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है, आप नेचुरल डिजास्टर है और इसमें क्या है, इसमें इसको आप रोक नहीं सकते, पर इसमें क्या रहता है, मैन मेड एक्टिविटी ना इसको काफी ज्यादा बढ़ा देती है। इसमें क्या रहेगा, हमें प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच अपनानी होगी, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कम्युनिटी पर पार्टिसिपेशन का यूज करके इसका लॉन्ग टर्म समाधान किया जा सकता है। ये करके आप कंक्लूजन इसमें लिख सकते हैं। ये आज का टॉपिक था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने बाकी साथियों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि पेपर में ना इस एंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, आप हर एक क्वेश्चन का जवाब दे सके। और यकीन मानना, ये वो टॉपिक है जो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो इनको आप अच्छे से कीजिए। और ये वीडियो आते